कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी के हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 5 लेने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का। उससे पहले हम 4 लेक्चर करा चुके हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड उस लास्ट के प्रीवियस 4 लेक्चर्स में डिस्कस हो चुकी है, तो उनको एक बार जाके देख लीजिए, तो आपको आगे की चीज़ें खुद ब खुद अपने आप ही समझ में आने लग जाएंगी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें पुराने वाले लेक्चर्स में पढ़ रखी हैं, हम दोबारा से नहीं पढ़ाएंगे। अगर आपको पढ़ना है कि भाई अधिशोषण समतापी क्या होता है, फ्रेंडली अधिशोषण समतापी और बाकी सारी ये सारी चीज़ें आप पुराने वाले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें कोलाइड कोलाइड का वर्गीकरण, मिशेल, ये सब करा रखे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है भाई कोलाइड विलयन बनाने की विधियाँ, कि कोलाइड विलयन बेसिकली कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। तो देखते हैं हम। द्रव्य स्नेही कोलाइडी को परिक्षिप्त प्रावस्था को उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे द्रव्य स्नेही कोलाइडी क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो बल होता है, बल के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पुराने वाले लेक्चर्स में बताया है, एक तो द्रव्य स्नेही, एक द्रव विरोधी। तो बेसिकली द्रव्य स्नेही क्या होते हैं? जो स्टेबल होते हैं। तो और द्रव विरोधी होते हैं जो अनस्टेबल यानी अस्थायी होते हैं। अगर द्रव विरोधी यहाँ पे लेंगे तो वो तो अस्थायी होंगे और वे गूंद बना लेंगे, वो कोलाइड बनाएंगे ही नहीं। इसलिए हम द्रव विरोधी नहीं लेंगे बल्कि द्रव स्नेही लेंगे। इसलिए ये लाइन याद रखना कि कौन से कोलाइड लेते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड लेते हैं। को परिक्षिप्त प्रावस्था को उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। यानी ऑब्वियसली कोलाइड है तो परिक्षिप्त प्रावस्था का प्रक्षेपण माध्यम होगा। बनाना है तो हमें एक प्रक्षिप्त प्रावस्था चाहिए और एक प्रक्षेपण माध्यम चाहिए। इज इट क्लियर? इसका मुख्य कारण प्रक्षिप्त प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम में प्रबल बंधुता का होना है। ऑब्वियसली मैंने ये बता रखा है द्रव्य स्नेही कोलाइड विलयन की परिभाषा और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज करवाई थी, तब ये चीजें बता रखी हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, स्टार्च, गोंद, जिलेटिन के कोलाइड। इज इट क्लियर? अब उसके बाद क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड के निर्माण के लिए विशेष विधियां अपनानी होती हैं। तो मैंने बताया कि द्रव स्नेही कोलाइड तो आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन द्रव विरोधी मैंने बताया ना कि उनमें अट्रैक्शन फोर्स इतना होता नहीं है, वो विरोध करते हैं। जल में परिक्षिप्त अवस्था प्रक्षेपण मात्रा में एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जब दोनों ही विरोधी हैं तो कैसे कोलाइड बनाएंगे? इज इट क्लियर? तो कुछ स्पेशल कंडीशन में बना सकते हैं। तो वो स्पेशल कंडीशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल है, पदार्थ के बड़े कणों को तोड़कर कोलाइड आकार का बनाने से परिक्षेपण विधि कहते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े कण होते हैं, जैसे पत्थर है, पत्थर को मशीन में, एक मिल मशीन में तोड़ दो, उसका चूरा सा बना दो, तो वैसे ये बस पदार्थ के कणों को तोड़कर कोलाइड आकार का बनाना। और दूसरी विधि है पदार्थ अथवा आणविक आकार के कणों को संयोजित कर कोलाइड आकार का बनाने, इसे संघनन विधि कहते हैं। यानी बेसिकली कुछ आणविक आकार के भी होते हैं। आणविक यानी अणु बहुत छोटे होते हैं, अणु के आकार के, उनको थोड़ा संयोजित करके जोड़ जोड़ के इकट्ठा करके उनको कोलाइड की शेप देना। यानी कोलाइड की शेप हल्की बड़ी होती है, ज्यादा होती है आणविक आकार से, तो आणविक आकार की शेप देना कैसे देंगे? जब उनको इकट्ठा करेंगे, संयोजित करेंगे, तब इस विधि को क्या कहते हैं? संघनन विधि कहते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो इसके बाद पहली है परिक्षेपण विधि, समझते हैं परीक्षेपण विधि, डिस्पर्जन मेथड्स। तो उसमें है यांत्रिक वितरण। यांत्रिक वितरण क्या होता है? तो बेसिकली आप इसमें देख रहे होंगे, ये एक तरह से कोलाइड मिल है, ये दिख रही है आपको, ये कोलाइड मिल है। इसमें क्या करेंगे? इसमें हम इसके थ्रू जो है ना कणों को भेजेंगे। तो ये जो ये पट्टा घूम रहा है ना, ये रोटेट होगा, गोल गोल रोटेट होगा, गोल गोल, ये उल्टी तरफ रोटेट होगा। तो इसमें से जब इसमें से जो कण जाएंगे तो इसमें पिसते हुए जाएंगे। कैसे जाएंगे? पिसते हुए जाएंगे। बड़े बड़े कण है इसमें, एक तरह से आप पत्थर मान लो, पत्थर है बहुत सारे। अब इसमें जा रहे हैं, ये गोल गोल घूम रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। एक तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये घूम रहे हैं, तो उसमें से पिसते हुए जाएंगे, तो इसमें से निकलेंगे छोटे छोटे साइज के निकलेंगे। तो यहाँ से कोलाइड को बाहर निकाल लिया जाएगा, बाहर निकाल लिया जाएगा। तो बेसिकली आपने आटे की चक्की में भी ऐसी प्रोसेस देखी होगी, बस इतना ऐसा ही है इसमें प्रोसेस। इसमें बाकी लैंग्वेज ये लिख रखी है कि इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइड बनाना है उसको महान चूर्ण बनाकर उपयुक्त विलायक के साथ मिलाकर निलंबन तैयार करते हैं। फिर इस निलंबन का एक विशेष प्रकार का कोलाइड मिल में डालते हैं। यानी जो जिसको भी बनाना है उसमें परिक्षेपित प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम बना के कोलाइड बनाना है, तो उसको जो विलायक है जिसका भी बनाना है उसको उपयुक्त विलायक के साथ, जैसे मुझे पत्थर का बनाना है सपोज करो, तो उसको मैं पानी वानी जो भी विलायक डालना है उसको साथ मिला के एक निलंबन बनाऊंगा और इस चक्की में डाल दूंगा। इस चक्की में 2 धात्विक चक्रियां होती हैं जो एक दूसरे के साथ कुछ ही दूरी पर स्थित होती हैं, है ना। धात्विक चक्रियां, यदि धात्विक चक्रियां,
और पट्टे के सारे एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमती हैं। ये पट्टा दिख रहा है, घूमने वाला पट्टा, तो ये इस तरफ घूमेगा पट्टा, और नीचे वाला को एक सेकंड दोबारा से समझाते हैं कि ये ऊपर वाला पट्टा है वो इस डायरेक्शन में घूमेगा, और जो ये वाला पट्टा है फिर वो इस तरफ घूमेगा, तो एक तरह से रोटेशन होगा। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमती हैं। ऊपर से पदार्थ का निलंबन डालते हैं, ऊपर से पदार्थ डालेंगे जिसके मोटे कण इस चक्की में पिसकर महीन हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये बताया। और कोलाइड आकर ग्रहण कर लेते हैं। धातु की चक्रियों की दूरियों को कणों की इच्छित आकार के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं, यानी चक्रियों का साइज फाइज भाई जितनी साइज के हमें कोलाइड बनाने उस हिसाब से इनको कर सकते हैं। ज्यादा बड़े बनाने तो थोड़ी दूर दूर कर देंगे, ज्यादा बिल्कुल पतले पतले बनाने तो इनको चक्रियों के साइज को छोटा छोटा कर देंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? पेंट, वर्निश, मरहम, रंजक आदि पदार्थों की क्रीम आदि कोलाइड विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। तो दूसरी विधि है विद्युत परिक्षेपण। क्या? विद्युत परिक्षेपण, इलेक्ट्रिक डिस्पर्सन। तो बेसिकली इसमें हम देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो धातु है, ये एक तो इधर है धातु, एक इधर है धातु, है ना। अब इनमें करंट फ्लो कराया जा रहा है, करंट फ्लो कराया जा रहा है, तो दो धातु की छड़ों को जिनमें करंट हो रहा है, आप ये सोच लो कि दो करंट वाले तारों को मिलाते हैं तो क्या होता है, आर्क निकलती है ना, वो जलता है अचानक से, आर्क सी निकलती है, करंट सा बाहर सा भी फैलता है, चट चट सी आवाज आती है। तो बेसिकली इसमें भी जब इनको मिलाएंगे तो चट चट सी आवाज आएगी, और चट की आवाज से आर्क जो उत्पन्न होगा, उस आर्क के कारण जो ये धातु के जो हमने तार पकड़े थे ना, धातु के तार पकड़े थे, उनमें ये आर्क उत्पन्न होगा। आर्क उत्पन्न होने के कारण उसका उनका जो हल्का हल्का चूर्ण है ना, थोड़ा सा वो रिस के इस पानी में चला जाएगा, इस पानी में चला गया इस पानी में, क्योंकि आर्क उत्पन्न होगा तो भाई इनकी भी तो कुछ मात्रा कम होगी ना, तो इस पानी में जाएगी। और इस पानी में देखो हमने चारों तरफ बर्फ लगा रखी, देखो बर्फ लगाई, तो इसमें अभी आर के कारण तो गर्म होगा, लेकिन जैसे पानी में जाएगा तो ठंडा हो जाएगा और जल के साथ मिल जाएगा। पानी है ना। इज इट क्लियर? समझिए, दोबारा से समझाता हूँ एक बार और। आर्क उत्पन्न हुई, अब इसमें से चूर्ण बना, तो जाने के बाद पानी में गया, पानी में लेकिन गर्म है, लेकिन पानी के बाहर हमने एक सतह बना रखी है बर्फ की, तो इसके कारण वो ठंडा होकर पानी में मिल जाएगा और हमें कोलाइड बन जाएंगे। तो यही है, इस प्रोसेस में, इस विधि में धातु के कोलाइड विलयन प्राप्त किए जाते हैं। जिस धातु को कोलाइड की अवस्था में प्राप्त करना होता है उसके इलेक्ट्रॉनों के मध्य आर्क उत्पन्न करने होते हैं। जैसे हमें सोने का करना है, सपोज करो एयू का करना है, तो एयू के दो को लेंगे, दोनों तारों को आर्क उत्पन्न करेंगे, उनमें आर्क के कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी के कारण उसके जो हल्के हल्के कण है ना वो पानी में आ जाएंगे, और ठंडे बर्फ के कारण ठंडा हो जाएंगे, तो उसमें उनका वो बन जाएगा, उनका आर्क बन जाएगा। तो बस ये लिख रखा है कि ये इलेक्ट्रोड परिक्षेपण माध्यम जल में डूबे रहते हैं, आर्क की ऊष्मा से धातु वाष्प में बदल जाती है, यह वाष्प धीरे हिमशीतित जल द्वारा संग्रहित होकर कोलाइड बन जाती है, यानी जैसे उसमें जाएगी गर्म होगी, तो जल में जाने के बाद वो हिमशीतित यानी ठंडी होकर कोलाइड विलयन बन जाएगा। तो AgCu आदि के क्लोराइड इससे प्राप्त किए जाते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और अगला है कि अभी तक तो हमने यांत्रिक विधियां पढ़ ली, अब संगणन विधि पढ़ते हैं। संगणन विधि बेसिकली मैंने बताया था कैसे होती है संगणन विधि, जस्ट ये देखो यहाँ पे बताया था मैंने। संगणन विधियां, पदार्थ अथवा आणविक आकार कणों को संयोजित कर कोलाइड आकार का बनाना संगणन विधि कहलाता है ना। इज इट क्लियर? तो इसमें है पहली है अपचयन। अपचयन तो आप जानते होंगे कि भाई H निकल रहा हो और सॉरी O निकल रहा हो और H जुड़ रहा हो तो अपचयन होता है, या फिर किसी धातु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही हो तो भी अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना। तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली ये है कि जो AU है ना, AU Ag गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आदि भारी धातु के कोलाइड इस विधि से बनाए जाते हैं। अपचायक के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड टैनिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अब भाई अपचयन हो रहा है तो कोई ना कोई तो अपचायक होगा, तो कुछ अपचायक हैं ये। तो ये रिएक्शन दे रखे हैं भाई 2AuCl3, क्या 2AuCl3 प्लस 3HCHO 3H2O मिलकर क्या बनाएंगे, 2Au बनाएंगे, HCOOH और 6HCl बनाएंगे। तो ये 2Au है, ये किसका कोलाइड है, ये Au का कोलाइड है। इज इट क्लियर? तो ये रिएक्शन कैसे हो रही है आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिकली क्या हुआ है इसमें, इसमें हुआ कि जो 2AuCl3 का Au तो इधर आ गए, दोनों Au के कण तो इधर आ गए, बाकी ये 6Cl है ना, Cl3 और ये 6Cl वो यहाँ के, यहाँ देखो कितने H है, यहाँ पे 3H और एक H, यानी इधर H यहाँ पे 6H है, इधर 6H है, ये 6Cl के साथ क्या बना के क्या कर लेंगे, 6HCl बना लेंगे। तो फिर यहाँ क्या बचा, सिर्फ 3O बचे, क्या बचे, इधर 3O बचा। तो 3O क्या, यहाँ के 3O ये HCHO है ना, उसके उसमें 3 अणु हैं,
HCH हो गए और तीन ही अणु ऑक्सीजन के, तो हर ऑक्सीजन का एक अणु हर HCHO के साथ जुड़ के HCOOH बना लेगा और टोटल 3 HCOOH बन जाएंगे। ये आप रिएक्शन खुद कोशिश कर लेना बनाने की, वरना मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आऊँगा तब सारी रिएक्शंस बताऊंगा। तो बाकी और है ये HAuCl4 और 3H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की अभिक्रिया करा रहे हैं क्लोरोऑरिक एसिड से। तो यहाँ भी 2Au निकल जाएगा, Au के दोनों मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, है ना, निकल गए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 तो Cl है इस वाले में, इसमें 8 Cl है, 2Cl4 यानी टोटल 8 Cl होगा। कितने हो गए, 8 Cl, 8 Cl हो गए। और इधर क्या है, इधर है 2H है लेकिन Cl 8 है, तो मुझे 8 HCl चाहिए। जैसे इधर Cl 6 थे तो 6H लिए थे ना, ऐसे ही मुझे 8H चाहिए, 8H चाहिए। तो 2 तो यहाँ पे आ गया H, लेकिन 6 यहाँ पे H है, तो टोटल 6 और 2 8 हो गए, तो 8 HCl बचेगा। तो मैंने यहाँ का H यूज कर लिया, यहाँ का H Cl ये बना के HCl बना लिया, बाकी Au अलग से निकल गया, तो बचा क्या, O बचा, O2 बचा। कितने मॉलिक्यूल बचे, 3 O2 बचे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो बस बेसिकली ऐसे अगली हो रहे हैं कि PtCl2 HCHO HOH के साथ रिएक्शन करेगा तो Pt का अपना अलग कोलाइड बन जाएगा। मैंने बताया था ना कि AuAgPt ये तीन धातुओं के भारी धातु होते हैं, उनके कोलाइड अपचयन विधि द्वारा बनाते हैं। बाकी HCHO है तो HCOOH बन जाएगा, है ना, HCOOH बन जाएगा, बाकी HCl बन रहा है सब में, है ना। ऐसे ही इसमें जो AuCl3 है वो 3SnCl2 के साथ करेगा तो SnCl4 बनाएगा और 2Au बनाएगा, क्योंकि AuAgPt के कोलाइड बनेंगे तो हमें Au का कोलाइड बनेगा। इधर Au आ रहा है तो Au तो अपने आप ही निकल जाएगा, Au तो अपने आप निकल जाएगा, बाकी SnCl4 बन गया। इज इट क्लियर? AgCl टैनिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, Ag कोलाइड बनाते हैं, Ag का कोलाइड बनाता है। और अब ये इंपॉर्टेंट याद कर लो कि Au का कोलाइड बैंगनी रंग का होता है। क्या होता है, Au का कोलाइड बैंगनी रंग का होता है, अतः इसे क्या कहते हैं, कॉशियस पर्पल कहते हैं। आपसे पूछ सकता है भाई कॉशियस पर्पल में कौन सा कोलाइड होता है, तो Au का होता है। क्या होता है, किसका होता है, Au का होता है। इसमें एवं Ag कोलाइड में स्थायी कारक के रूप में क्रमशः जिलेटिन व अंडे की जर्दी का उपयोग करते हैं। स्थायी कारक क्या होते हैं, स्थायित्व को बढ़ाते हैं भाई, कि कोलाइड है, कोलाइड ज्यादा स्थायी रहे, ज्यादा देर तक स्थायी रहे, तो स्थायी कारक कहलाते हैं वो। इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैंने अभी बताया कि Au का कोलाइड बैंगनी रंग का होता है, इसे कैशियस पर्पल कहते हैं। अब चयन पढ़ लिया। अब ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, अब चयन में हमने पढ़ी Au Ag और Pt पढ़ी। ऑक्सीकरण में क्या होगी, ऑक्सीकरण में होंगी सल्फर सेलेनियम आयोडीन आदि अधातु होती हैं। इसमें क्या होती है, अधातु होती हैं, अधातु नॉन मेटल्स। तो देखो यहाँ पे SO2 आ गया, H2S आ गया, तो S अधातु है तो 3S बाहर निकल जाएगा, बाकी देख लो H2O बचेगा तो H2O बन गया। इज इट क्लियर? रिएक्शन बैलेंस आप कर सकते हो अपने आप खुद, है ना। अब H2S और HNO3 है, अब S अधातु आ गई, सल्फर अधातु आ गई ना, तो सल्फर बार कोलाइड बन जाएगा। क्वेश्चन में पता बोलेगा भाई इसका सल्फर का बनाइए कोलाइड, कोलाइड बनाइए, तो आप अपने आप ही सल्फर बाहर निकाल देना, बाकी अपने आप सब रिएक्शन हो जाएंगे और NO2 बनेगा और H2O बनेगा। ऐसे ही Na2H2O3 और 2HCl बना के NaClSO2S और ये H2O बनेगा। ये आप खुद कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ समझाने की बात नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है 5HI और HiO3 है ना, तो मुझे पता है आई नॉन मेटल होती है, तो आई के सारे मॉलिक्यूल सब एक साथ आ जाएंगे और कोलाइड बना लेंगे, है ना। बाकी क्या बचा, आई सब निकल गया तो H बचा, O बचा, तो H2O निकल बचेगा, H2O बन जाएगा, है ना। बाकी रिएक्शन बैलेंस आप कर सकते हो, वैसे H2SE है ना। और O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ऐसी मुझे पता है, ऐसी अधातु होती है सेलेनियम, सेलेनियम क्या होती है, सेलेनियम अधातु होती है। बाकी ऐसी के बाद क्या बचा, H बचा, O बचा, तो H2 बन जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद अगली विधि है उभय अपघटन। क्या, उभय अपघटन? तो बेसिकली ये क्या होती है, इस प्रकार की अभिक्रिया अविलेय लवण के कोलाइड विलयन बनाने में काम होती है। अविलेय यानी नॉन सॉल्यूबल, नॉन सॉल्यूबल जो विलय नहीं होते किसी चीज में। तो जैसे हाइड्रोजन सॉरी मरकरी सल्फाइड है, मरकरी का सल्फाइड वो अविलेय होता है। क्या होता है, अविलेय होता है, तो उनमें यूज होती है। तो फॉर ये रिएक्शन कर रखी है, जैसे ये देखो यहाँ पे HgCN का ऑल्ट्वाइस H2O है ना। तो यहाँ का जो Hg है वो इस S के साथ जुड़ गया तो HgS बन गया, HgS। और देखो H है 2H के मॉलिक्यूल और 2CN के, तो 2HCN बन गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और इसके अलावा AH2O3, क्या AH2O3 3H2S के साथ रिएक्शन कर रहा है तो AH2S3 बन रहा है और 3H2O बन रहा है। कैसे बन रहा है, क्योंकि AH2S3 एक अवलीय लवण होता है, अवलीय लवण होता है। या जब आपने ब्लॉक्स पढ़े होंगे तब आपने इन सबकी प्रॉपर्टी की होंगी भाई, है ना। तो ये कैसे बन रहा है,
यहाँ का तो AH2 आ गया देखो, है ना। और इधर सल्फर के कितने अणु है, 3 अणु है, तो H3 हो जाएगा। इज इट क्लियर। और बाकी कितना बचा, 3H2 और O3, यानी 3 मॉलिक्यूल्स तो ओके और 3 मॉलिक्यूल्स H2 हो गए, तो 3H2 हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे AgNO3 KX कर गया तो AgX प्लस KNO3, Ag यहाँ का, X यहाँ का, Ag प्लस होता है, X माइनस होता है तो AgX, और NO3 माइनस होता है, K प्लस होता है तो KNO3। ऐसे ही CDO H2S के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो बेसिकली होगा CD तो प्लस होता है, CD प्लस होता है, S माइनस होता है, तो CDS बन जाएगा। ऐसे ही बाकी H2O बन जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये उभय अपघटन हो गई। उसके बाद क्या है, जल अपघटन। जल अपघटन, तो इसके बाद इससे पता ही चल रहा है कि भाई जल का अपघटन हो रहा है। बस आयरन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइडों के कोलाइडी विलयन को इनके लवणों के अपघटन से बनाया जाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे कुछ धातु दे रखी हैं जिनमें जल अपघटन रिएक्शन कराई जाती है। ये कुछ धातुओं के नाम है। तो हम अभी FeCl का पढ़ लेते हैं। तो FeCl3 है, क्या है, FeCl3 है, और प्लस 3HOH यानी H2O। जल अपघटन कर देते हैं तो जल जरूरी होगा। तो देखो Fe आ गया और यहाँ के OH जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया Fe के साथ। तो लेकिन OH के कितने अणु है, 3 अणु है, आगे लग रखा है ना, तो 3 अणु हो गए, तो FeOH का होल्थराइस हो जाएगा, हो गया। और इधर देखो बाकी कितना बचा, H के कितने अणु है, 3, और Cl के भी 3 अणु है, तो 3HCl हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो बस अपघटन के बाद FeOH का होल्थराइस बन रहा है। ये भी एक लाल रंग की सॉल होती है। इससे क्या कहते हैं, आयरन सॉल्ट। क्या कहते हैं, आयरन सॉल्ट। और कुछ अदर इम्पोर्टेंट विधियां हैं बनाने की, वो है विलायक विनिमय विधि। तो अभी तक हमने पढ़ा, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट एक तो ब्रेडिंग आर्क, जिसमें आर्क उत्पन्न कर रहे हैं, एक जो मिल का यूज करते हुए कर रहे हैं, और ऑक्सीकरण अपचयन। ये 2-3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये भी पढ़ लो, पढ़ने में क्या दिक्कत है भाई, पढ़ना तो सारी चीजें चाहिए। तो विलायक विनिमय विधि, गंधक, फास्फोरस, रेजिन आदि पदार्थ जो जल की अपेक्षा एल्कोहल में अधिक विलय होते हैं, यानी जो जल में कम और एल्कोहल होते हैं उनमें ज्यादा विलय होते हैं, कि एल्कोहलिक विलयन में जल का आधिक्य मिलाने पर इनके जलीय क्लोराइड प्राप्त होते हैं। यानी बेसिकली क्या होता है कि जो ये पदार्थ होते हैं ना, वो एल्कोहल में ज्यादा विलय होते हैं। क्या होते हैं, एल्कोहल में ज्यादा विलय होते हैं। तो इनका जो एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है ना, क्योंकि एल्कोहल में ज्यादा विलय, तो एल्कोहल में मिल जाएंगे, घुले हुए होंगे, तो एल्कोहलिक सॉल्यूशन बन जाएगा उनका। तो उनके एल्कोहल सॉल्यूशन में जब H2O ज्यादा मिलाया जाता है, तब इनके जलीय क्लोराइड प्राप्त हो जाते हैं, जलीय क्लोराइड प्राप्त हो जाते हैं। एल्कोहल में तो कणों का आकार सूक्ष्म होता है, परंतु जल में स्थानांतरण पर अणुओं का संयोजन होकर कोलाइड प्रकार के कण बन जाते हैं। मैंने बताया था भाई, अब विलय नहीं होते तो जो उनका साइज बड़ा हो जाएगा ना, घुलेंगे नहीं। अब एक ही में घुल जाएंगे तो साइज उनका छोटा जाएगा, क्योंकि एक ही में मिक्स हो गया भाई वो। लेकिन लेकिन जल में तो ये घुलते नहीं है, तो इसलिए उनका आकार थोड़ा कोलाइड के बराबर का हो जाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। और अगला है पदार्थ की वाष्प का द्रव में संघनन। किसका संघनन, पदार्थ की वाष्प का द्रव में संघनन। तो किसी उबलते हुए पदार्थ की वाष्प को द्रव में प्रवाहित करने पर उस पदार्थ का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इस विधि द्वारा सल्फर एवं पारा, ये याद कर इंपॉर्टेंट है, मरकरी एंड सल्फर के जलीय कोलाइड प्राप्त किए जा सकते हैं। तो बेसिकली क्या किया कि हमने किया कि जो किसी उबलते हुए पदार्थ की वाष्प को द्रव में प्रवाहित किया, यानी हमने गैस दे दी, गैस से उसकी जलाया, उसकी वाष्प बनने लगी, वाष्प जैसे ऊपर उड़ने लग जाएगी, तो ऊपर हम पानी की लेयर कर देंगे। जैसे पानी की लेयर के कारण वो जो वाष्प के कारण उसके कण गैस के रूप में बदल गए, तो छोटे छोटे हो गए थे, वो ऊपर पानी होने के कारण वापस ठंडे हो जाएंगे, और उसका हमें कोलाइडी विलयन मिल जाएगा। तो ये कुछ 6 टेक्निक थी जो हमें कोलाइड बनाने की विधियां थी। इसके आगे आती हैं कोलाइड विलयन का शुद्धिकरण, भाई प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सो ये कैसे करते हैं हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे, लेक्चर नंबर 6 में बताएंगे। अभी हम अपना लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आने वाली वीडियो में हम अपोहन जो डायलिसिस होती है जो इस विधि के द्वारा, उसके अलावा इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन, ये सारी चीजें हम बताएंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा, सी यू सून।